नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और इसके पहले क्या कौन से डिसीजन आए हुए थे, इसके चैलेंजेस क्या है, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो पूरा लेक्चर है इसका पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसको डाल दूँगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो स्टेट है वो मिनरल्स और माइनिंग यूजेस पर टैक्स लगा सकता है। और ये जो डिसीज़न आया वो 9 जजों का बेंच से आया था। और इसमें ये भी कहा गया कि जो पार्लियामेंट के द्वारा माइन एंड मिनरल्स का जो रेगुलेशन एक्ट है वो स्टेट को टैक्स लगाने से नहीं रोकता। और इसमें जज ने ये भी कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी टैक्स नहीं है, ये एक फ़ी है, यानी कि शुल्क है, टैक्स नहीं है। और ये जो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर स्टेट का फिस्कल पावर है। और इस फिस्कल पावर का वो पूरी तरह से उसको ऑटोनमी है कि वो उसका यूज़ कर सकता है और उस पर कोई उसको मना नहीं कर सकता, कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता। एक्चुअली जो ये मामला है 1992 का है। बिहार गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेकर के आया जिसमें कहा कि स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकते हैं। और इसके बाद फैसला ये भी आया था 1989 में, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें ये कहा गया था कि रॉयल्टी एक टैक्स है और माइन एंड मिनरल एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइमरी राइट है और राज्य इस एक्ट में रॉयल्टी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन माइन और मिनरल्स पर अलग से टैक्स या सेस नहीं लगा सकते। तो एक्चुअली देखिए, केंद्र सरकार का ये था, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर की ये बातें थी मिनरल और एक्ट को लेकर के कि संसद को टैक्स लगाने का अधिकार है। और जबकि राज्य से कहा गया था कि जो मिनरल और माइनिंग जो लैंड है उस पर राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार है। अगर ये नहीं मिलता उनको तो उनका रेवेन्यू जो है अफेक्टेड होगा। मेनली ये जो रेवेन्यू है वो झारखंड, उड़ीसा जैसे जो माइनिंग वाले स्टेट हैं उन पर ये पूरी जो स्टेट हैं वो पूरे उसी जो माइनिंग रेवेन्यूज़ पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। और 1989 में जो फैसला आया था कि रॉयल्टी एक टैक्स है, तो उसी को फिर बाद में 2004 में केशोराम इंडस्ट्रीज़ केस में ये कहा गया कि नहीं, ये रॉयल्टी टैक्स नहीं है। और इसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ, यस, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, ये फ़ी है और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो फाइनल अगर जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों यानी कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं। और जो भी स्टेट के जो होल्डर हैं यानी कि लीज जो होल्डर है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करते हैं वो टैक्स नहीं है। ठीक है, और कभी भी जो स्टेट हैं, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव पावर है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनके टैक्स को लेने से लगाने से अगर हम रोकते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, जो कि गलत है। उनके पास ये राइट है कि वो टैक्स लगा सकते हैं मिनरल्स और माइनिंग यूजेस पर। और ये जो डिसीज़न होगा वो अभी एक और भी इसमें ये था कि क्या ये डिसीज़न रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई किसी भी लॉ को पहले जा कर के, यानी कि जिस डेट में ये लॉ में डिसीज़न आया है उसके पहले से जा कर के उसको लगा देना, उसको लागू करना। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब से डिसीज़न जो आता है उस डिसीज़न के बाद से उस दिन से ही वो लागू हो जाता है। तो जब भी हम पीछे जा कर के लागू करते हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्वव्यापी कानून कहा जाता है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, मेनली इसमें चैलेंजेस ये हैं, बाकी काफ़ी जो उस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि देखिए ये नॉन वायलेबल हो जाएगा डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल माइनिंग भी है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे। इन्वेस्ट इस वजह से कम करेंगे क्योंकि अब तो एक तो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, दूसरा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि ये डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, जो इंटरनेशनल जो माइनिंग कंपनीज़ हैं वो भी इंडिया में
इन्वेस्ट करने से एक बार सोचेंगी। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह से राज्यों को ये सेस जो लगाया जा रहा है, तो स्टेट में जो इंडस्ट्री जो इंस्टॉल की जाती है उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगेगा, जो इंडस्ट्री जो काम करती है वो प्रॉफिट के बेस पे काम करती हैं, अगर उनको सेस भी देना पड़े और साथ साथ में उनको लेवी यानी कि जो रॉयल्टी भी देना पड़ेगा, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका मानना है कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास जितने भी माइनिंग्स होते हैं, माइन होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि रीजन में ही होते हैं और सारे उसी पे डिपेंडेंट, उसी रेवेन्यू पे डिपेंड होते हैं। जैसे आप देखेंगे झारखंड को है, उड़ीसा को है, तो डेवलपमेंट नहीं होता है, रॉयल्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास लेकर के जाती है और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता है और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अलग से हो जाता है। तो एक तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रॉयल्टी जा रही है और प्लस स्टेट गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स लगाती है, तो स्टेट का रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेगा और रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो अब स्टेट अपने स्टेट में, अपने रीजन में डेवलपमेंट के लिए कर पाएगी। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ये ऐतिहासिक है और अच्छा भी है। तो आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टेट में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा करना और उनका रेवेन्यू जनरेट करने से जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेडरलिज्म का ये जो डिसीजन आया, एक्चुअली यूपीएससी का जो जीएस का पेपर 2 में जो टॉपिक है फेडरलिज्म का, वो उसको स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि फेडरलिज्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और ये गवर्नेंस में भी है एज वेल एज अगर आप देख लें तो टैक्सेशन में भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया फेडरलिज्म में, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस के लिए। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, इसको नोट्स भी बना लेंगे इसका। अगर कोई भी अगर क्वेरीज आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और थैंक यू टू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।